नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 8। और क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे आपके वो होंगे आपके 61 से लेके 80 तक आज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कीम। तो लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द स्कीम। बिल्कुल सही है कि आपका जो आपका नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है, ये क्या आपका एक कंपोनेंट है इस स्कीम का, किसका, जो आपका कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कीम है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखो द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स इन द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड द जस्टिस रोल्ड आउट दिस स्कीम। तो इसमें आपका लॉ एंड जस्टिस नहीं आता, इसमें लॉ एंड जस्टिस नहीं है, सिर्फ आपकी होम अफेयर्स आपका कनेक्टेड है। और होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन है आपके, तो ये आपके अमित शाह, ठीक है ना। और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, या मैं उसे फिर बाद में लिख दूंगा। चलिए, तो आंसर बनेगा फर्स्ट ओनली। तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड पीपल टू रजिस्टर एज साइबर क्राइम वॉलंटियर्स, चेक अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट। तो आगे लिखा हुआ द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स रोल्ड आउट अ स्कीम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, यानी कि ये आपने याद रखना है 14C नहीं, सॉरी I4C। हाँ यार I4C मतलब इसमें 4 आई हैं, सॉरी इसमें आपका 4 सी हैं। तो आई क्या, इंडियन, और साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो I4C आपने याद रखना है। ये आ सकता है पेपर में। टू कॉम्बेट द क्राइम साइबर क्राइम इन द कंट्री इन कोऑर्डिनेटेड एंड द इफेक्टिव मैनर इन द 2020 द स्कीम हैज़ दी फॉलोइंग 7 कॉम्पोनेंट। क्या क्या है भाई, तो देख लीजिए। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, प्लेटफॉर्म फॉर द जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम है, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जिसकी अभी बात कर रहा था, जिसका ऑप्शन जो आपका दे रखा था स्टेटमेंट फर्स्ट, उसके हिसाब से सही है। नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है, और नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड द इनोवेटिव सेंटर है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इज द सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव दैट इनेबल द सिटीजन टू रिपोर्ट द साइबर क्राइम ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल। आगे लिखा हुआ ऑल द साइबर क्राइम रिलेटेड कंप्लेंट्स आर एक्सेस्ड बाय द कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज फॉर द टेकिंग एक्शन एज पर लॉ। दिस पोर्टल वॉज लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस। याद रखना, इसे छोटे स्तर पर स्टार्ट किया गया कुछ समय के लिए। अगर ये सही साबित होता है या बेहतर साबित होता है तो इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद है। ऑन द 30th of August 2019 and it enable filling of all the cybercrime with a specific focus on the crime against the women, children, particularly child pornography, child sex abuse material, online content pertaining to rapes, gang rapes. It has recently started in the militancy hit Jammu and Kashmir, where the police issued a circular asking citizens to register themselves as a volunteer. The volunteers are asked to keep an eye on the posts which are against the sovereignty and the integrity of India, against the defense of the India, against the security of the state, against the friendly relation with the foreign states, content aimed at the disturbing public order, disturbing communal harmony and the child sex abuse material. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो आपकी नालसा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा हुआ इट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फ्री एंड द कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा इट इशू द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड द स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल सही है आपका, दोनों आपके क्या बनते हैं, सही बन जाते हैं। तो पहला आता है द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, याद रखना नालसा बोला जाता है, हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये आपने याद रखना है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब आया था आपका 1987 में। तो ये प्रोवाइड होता है, फ्री लीगल सर्विस ऐड होता है किन के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, एंड टू ऑर्गेनाइज द लोक अदालत फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। और इसी के बोल सकते हैं कारणवश आपका लोक अदालत जो होता है वो क्या की जाती है, सेट की जाती है किसी भी डिस्प्यूट को निपटाने के लिए। तो इसमें ज़्यादातर आपके जो मामले देखे जाते हैं वो दीवानी मामले देखे जाते हैं, ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। क्रिमिनल केसेस में देखे नहीं जाते, फौजदारी मामले इसमें देखे नहीं जाते। इन एवरी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूट टू गिव द इफेक्ट टू द पॉलिसिंग एंड द डायरेक्शन ऑन द नालसा एंड टू गिव द फ्री लीगल सर्विसेज टू द पीपल एंड कंडक्ट द लोक अदालत इन द स्टेट। नालसा इश्यू द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड द स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है प्रोवाइड द फ्री लीगल एड एंड द एडवाइस, स्प्रेड लीगल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइज द लोक अदालत, प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट through the alternative dispute resolution mechanism. Various kinds of the ADR mechanism are arbitration, conciliations, judicial settlement including the settlement through the lok adalat or the mediations, provide the compensation to victims of the crime,
पर्सनस एलिजिबल फॉर द फ्री लीगल एड कौन कौन हो सकते हैं? तो वुमेन एंड चिल्ड्रंस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, पर्सन इन कस्टडी, विक्टिम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, एथनिक कास्ट वायलेंस, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा विक्टिम ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग और द बेगार। आप जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो खरीद फिरोद होती है किनकी, मनुष्य की। पर्सन विद द एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन द 1 लाख और एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें वो व्यक्ति क्या कर सकता है, एलिजिबल होगा जिसकी 1 लाख सालाना क्या आपकी आय से कम है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट, क्या बोल रहा है, डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र नहीं है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जिक्र कहाँ मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। पहले लिखा हो एनडीसी। एनडीसी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं होता कि इसमें संविधान में, तो ये तो आपका गलत है। प्लानिंग कमीशन भी आपका क्या है, गलत है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ये आप याद रखना एग्जीक्यूटिव थी। आपका किसके द्वारा? सरकार द्वारा बनाई गई थी। इसकी जगह किसने ली थी? आपका इसकी जगह ली थी नीति आयोग ने, वो भी आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी 2015 में वो फाउंड हुई थी, 2014 में एबलिस्ट हो गई थी आपकी प्लानिंग कमीशन। जनरल काउंसिल भी आपका बाय एक्ट आता है 1956 में, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। ये तो आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुई थी, एक्ट था 1956 का था, आई थिंक सो 56 ही था, आई थिंक सो। एक सेकेंड है, हाँ बिल्कुल सही है, 1956 का आपका एक्ट था, तो उसके थ्रू आपका इंट्रोड्यूस हो गया था। तो बाय एक्ट अगर देख लीजिए, अगर इन कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। अगर बाय एक्ट आता है तो वो स्टैट्यूटरी स्टेटस आ जाता है, स्टैट्यूटरी, संवैधानिक या सांविधिक बोलते हैं, जैसे सॉरी सांविधिक बोलते हैं, संवैधानिक तो ऊपर हो गया, सांविधिक निकाय बोलते हैं, स्टैट्यूटरी स्टेटस आ जाता है। और अगर अब ये क्या होता है, एक्ट के थ्रू मतलब पार्लियामेंट इसे पास करती है, पर अगर केवल जो कैबिनेट होती है उसका अगर केवल सजेशन हो तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती हैं आपकी, जो आपका एक्ट के थ्रू भी पास नहीं होती। तो तीनों ही आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों का मेंशन नहीं है, तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों क्या हो जाएंगे आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो जाएंगी। तो लिखा हुआ है द बॉडीज इंस्टीट्यूशन दैट फाइंड अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर टर्म्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। द टेबल मेंशन बिलो द कंटेन द नेम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड द आर्टिकल विच दे आर मेंशन। अब देखो जस्ट लिखा हुआ है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये आपका 165 में आता है। एडवोकेट जनरल वैसे होता है जैसे आपका अटॉर्नी जनरल होता है, कहाँ पर? सेंटर में, तो ये 165 में इसका जिक्र है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो ये आपका 76 आर्टिकल में आता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये आपका 148 में आता है। इलेक्शन कमीशन हो गया 324 में। फाइनेंस कमीशन आता है 280 में। नेशनल कमीशन फॉर द एससी और नेशनल कमीशन ऑन द एसटी ये 338 ए में आता है। फिर आता है आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये 350 ए में आता है आपका। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315-323 में, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी उसी में आ जाता है आपका। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें तो द इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन and are established after the passing an act of the parliament following are the some of the non constitutional bodies। तो लिखा हुआ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हो गया आपका, सीबीआई हो गया, आपका सीआईसी हो जाएगा, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया, सीवीसी हो गया आपका, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, लोकपाल लोकायुक्त ये भी आपकी कैसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नीति आयोग हो गया आपका, आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी होगी जिसकी जिक्र अभी कर रहे थे। नीति आयोग को मैंने बता दी इसने किसकी जगह ली, प्लानिंग कमीशन की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो आपका एनडीएमए होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंतर्गत। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया NHRC, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारे आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अगर एनडीसी की मैं बात करूं तो एनडीसी जो था वो 6 अगस्त 1952 को बना था। और याद रखना कि इसके जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब अभी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये आपने याद रखना है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को। और प्लानिंग कमीशन जो भारत ने बोरो किया था वो यूएसएसआर से किया था, सोवियत रूस से किया था, और डिसॉल्व हो गया था आपका 17 अगस्त 2014 को। और इसको बोल सकते हैं आपका सप्रेसिंग जो आपकी ये थी एजेंसी थी वो थी आपकी नीति आयोग। नीति आयोग कब बना था आपका 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल जो थे वो मैं बता देता हूँ कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू आपके बने थे। भारत में कुल मिला के भी 5 जोनल काउंसिल हैं। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स को उसमें काउंट नहीं किया जाता है, याद रखना। 5 जोनल काउंसिल आपके नॉर्दर्न है, सेंटर है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, और कौन सी सदर्न है। तो आपकी 5 है, आसान है याद करना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंटर। बात समझ में आ गई? अच्छा,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देख लीजिए कि नॉर्थन जोनल काउंसिल में ये पढ़ते हैं और इसका हेडक्वार्टर का नॉर्थन अगर देखा जाएगा उसका न्यू दिल्ली है, सदर्न का देखा जाएगा तो उसका चेन्नई है। ये आपके क्या है, ये स्टेट्स और यूटीज़ हैं जो उसमें फॉल करती हैं। सेंट्रल जोन की अगर बात करें उसका प्रयागराज इलाहाबाद में। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर है, और वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अगर नॉर्थन स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द जोनल काउंसिल, याद रखना इसमें नहीं आता, एंड देयर स्पेशल प्रॉब्लम आर एड्रेस बाय द अनदर स्टैट्यूटरी बॉडी कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो उनके लिए अलग बना हुआ है, क्रिएटेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। तो बाकी जो थे वो 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बन गए थे, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल आपकी 1971 में। अगर बोला जाएगा तो 5+1 इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाता है, तो उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है ना, ये आ जाते हैं। और आगे लिखा वॉज ऑल्सो एडेड वाइड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2002 नोटिफाइड ऑफ द, तो इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ 2002 में। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आर नॉट मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द जोनल काउंसिल, हाउएवर दे आर प्रेजेंटली स्पेशल इन्विटीज टू दी सदर्न जोनल काउंसिल। अभी ये याद रखना आपकी अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप किसी भी जोनल काउंसिल में आपको फॉल नहीं करते, बस हाँ ये सदर्न जोनल काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो उसमें क्या कर जाते हैं, आपका इनवाइट हो जाते हैं। दूसरी बात आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिसका भी मान लीजिए अगर जैसे सेंट्रल जोनल काउंसिल है उसकी मीटिंग कहीं पे भी हो रही है, मान लीजिए उत्तराखंड में हो रही है, तो याद रखना इसे हमेशा प्रिसाइड तो कौन करेंगे, तो प्रिसाइड तो हमेशा होम मिनिस्टर करता है। पर इसके जो आपके कौन होते हैं, जो इसे बोल सकते हैं सेक्रेटरी होते हैं, वो आपका क्या होता है, रिलेटेड स्टेट का आपका कौन होता है, जहाँ पर भी मीटिंग होगी रिलेटेड स्टेट का आपको कौन होता है, सीएम होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा हुआ द फर्स्ट एवर AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड 12 फैकल्टी मेंबर ऑफ द AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑन द ओकेशन ऑफ द इंजीनियर्स डे। बिल्कुल सही है, ये दिया जाता है और 15 सितंबर को आपका इंजीनियर्स डे मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के नाम पे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन जो AICTE की फुल फॉर्म है, इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द नेशनल लेवल काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, ये तो सही है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे गलत कर दिया उसने, बाकी चीज़ सही थी, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये जो आपका आता है ये आता है आपका किस में, एजुकेशन में। जो आपका टेक्निकल एजुकेशन आता है ना, तो ये किस में आता है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो याद रखना आप धर्मेंद्र प्रधान है अब आपके प्रधान। और एक और चीज़ बता दूं कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यही है, तो जो आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट होगा, क्योंकि एक जगह गलती थी, उसके स्किल डेवलपमेंट लिख दिया था। तो लिखा हुआ है द फर्स्ट एवर AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 वाज प्रेजेंटेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना, एजुकेशन मिनिस्ट्री को पहले HRD मिनिस्ट्री बोला जाता था। HRD कब से कब तक बोला गया, तो मैं बता दूँ 1985 में ये फॉर्म हुआ था, इसी के अंदर एजुकेशन डाल दिया गया था, 2020 तक आपका ये रहा। उसके बाद से फिर से HRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। It is awarded 12 faculty member of the AICTE approved institution on the occasion of the Engineers Day. The award has been introduced for the first time to identify the extraordinary teachers and recognize their excellence, best practices and the innovativeness in the field of the higher technical education at the national level of the degree and the diploma institutions. आगे लिखा, this scheme is aimed to recognize the meritorious faculties on the Engineers Day every year at the national level. It encourages them to update themselves to the ever-changing needs of the higher education at the global level and thereby becoming an effective contributor toward the society. The evolution parameters were predefined with a focus on the research, 360-degree feedback, contribution to student development and the resolution of the societal problems. अच्छा, ऑल इंडिया लिखा हुआ है, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नेशनल लेवल काउंसिल ऑफ फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, ये सही था, पर आगे देखिए, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो आपका किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आ गया, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट लिखा हुआ था। अच्छा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1945, याद रखना AICTE जो आपका क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, ये आपका 1945 में आपका क्या हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था। एडवाइजरी बॉडी जो थी ये आपका एडवाइजरी बॉडी की तरह आपका बना था। उसके बाद इसे स्टैट्यूटरी आपका स्टेटस मिल गया था बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन द 1987, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया जी की बात करें तो 15 सितंबर 1861 को पैदा हुए थे, 12 अप्रैल 1962 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आगे लिखा हुआ है भारत रत्न 1955, जो आपका सेकंड भारत रत्न प्रोग्राम था उसमें इन्हें आपका भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। तो लिखा हुआ एम विश्वेश्वरैया वाज अ ग्रेट इंडियन इंजीनियर्स स्कॉलर स्टेटमेंट एंड द दीवान ऑफ द मैसूर, ये दीवान रहे हैं आपके मैसूर के, ये 1912 से लेकर 1918 तक। ये चीफ इंजीनियर भी रहे हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। अगर पूछा जाता है तो कृष्ण राजा सागर जो आपका डैम है उसका कंस्ट्रक्शन का जो बोल सकते हैं
बोल सकते एक कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया था इनका था, कंस्ट्रक्ट इन्होंने करवाया है मैसूर में। और दूसरा है कि आपका जो बोल सकते हैं आपका फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम था आपका कहाँ पर, सिटी ऑफ हैदराबाद में, वो भी इन्हीं की देन है। तो दो चीज़ आपने याद रखना है। मैसूर जो, अब मैं बता दूं, मैसूर जो आपका कर्नाटक का पार्ट है, पहले उसे आपका क्या बोला जाता था, मैसूर प्रोविंस बोला जाता था। तो याद रखना, कृष्ण राजा सागर डैम ये किसने बनाया, आपका एम विश्वेश्वरैया ने। और जो आपका क्या था, फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर द सिटी ऑफ द हैदराबाद, ये भी इन्हीं की देन है। ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न 1955। और 15 सितंबर को मैंने जैसे बताया आपका कि क्या मनाया जाता है, नेशनल इंजीनियर डे एम विश्वेश्वरैया जी के नाम पे मनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो ये इराना की बात कर रहा है। तो लिखिए, इट इज अ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड टू फैसिलिटेट द कोऑपरेशन, एडवांस नॉलेज एंड द प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन द 2009। इट इज अ स्टैट्यू entered into the force on the 8th of July 2010 sorry, and is a headquarter in the Masdar city, Abu Dhabi। बिल्कुल सही है, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे मिलेगा। इरना इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही है, तीनों आपके क्या यहाँ पे सही है। तो पढ़ लेता हूँ मैं, लिखा हुआ द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट अभी जारी हुई है, इज बाउट आउट बाय द, और ये जारी कौन करता है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट ये करता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी करती है। लिखा हुआ द लेटेस्ट रिपोर्ट सेज दैट द कोविड-19 क्राइसिस ऑफर्स एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री टू डिकपल देयर इकोनॉमीज फॉर द फॉसिल फ्यूल्स एंड एक्सेलरेट द शिफ्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। लिखा हुआ इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड टू फैसिलिटेट द कॉपरेशन, एडवांस नॉलेज एंड द प्रमोट द एडॉप्शन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आपका सही है। दूसरा लिखा हुआ इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस द एक्सक्लूसिवली ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी एड्रेसिंग नीड्स इन द बोथ द इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड द डेवलपिंग countries. It was founded in the 2009 and its statute entered into the force on the 8th of July 2010। और इसका जो हेडक्वार्टर मस्दार सिटी अबू धाबी में, ये भी आपका सही है। और ये आपका यूनाइटेड नेशन का एक क्या आपका ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। अच्छा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी तो मैंने बता दिया, 26 जनवरी 2009 को फॉर्म्ड हुआ था अबू धाबी में। इसका क्या हेडक्वार्टर है, 160 स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन इसका क्या मेंबर है। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज ऑफ द अमेरिकन ऑरिजिन। बिल्कुल सही है, आपने याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आपका है आर्टिकल 14 to 18 में जो आपका देखने को मिलता है, तो वहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका आता है, ये अमेरिकन ऑरिजिन से ले रखा है। दूसरा जो आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो वो अमेरिकन ऑरिजिन से, यूएसए से है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगर आता है तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने ले रखा है। जैसे हमने अगर बोला जाएगा जो हमारी जुडिशरी है ना, जो आपकी जुडिशरी है वो किसकी देन है, बोल सकते हैं जुडिशरी क्या है, हमने कहाँ से ले रखी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह ले रखी है, जो जुडिशरी अमेरिका यूएसए से दे रखी है। पर जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है या पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस तरीके से बनता है, तो स्ट्रक्चर कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठा रखा है। तो आंसर जो आपका बन जाएगा कि बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा हाँ, उल्टा बोल दिया, सॉरी, बोथ, हाँ उल्टा बोल दिया, उल्टा। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, गलत बोल गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से आपका, ये आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपका दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, बोथ आर दी इनकरेक्ट। तो लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी। तो लिखा आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दोनों है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस प्रोविजन कन्फर्स द राइट ऑन ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और द फॉरनर्स। दोनों के लिए याद रखिए, सिटीजन्स के लिए भी आता है और फॉरनर्स के लिए भी, ये आपका दोनों के लिए क्या आपका एक्टिव मोड में होता है। मोर एवर द वर्ड पर्सन इंक्लूड द लीगल पर्सन वाइज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंपनीज रजिस्टर्ड सोसाइटीज एंड एनी अदर टाइप ऑफ द लीगल पर्सन। The concept of the equality before law is of the British origin. The first concept connotes the absence of any special privilege in the favor of any person, the equal subjection of all the person to the ordinary law of the land administered by the ordinary law court. No person, whether rich or the poor, higher or low, officials or non-official, is above the law. याद रखिए, it is a negative concept. The concept of the equal protection of the law हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द अमेरिका। तो अगर बिफोर आता है तो ब्रिटिश, बिफोर देख लीजिए, बिफोर ब्रिटिश। अगर प्रोटेक्शन का आता है तो अमेरिका आ जाता है। लिखा होता है सेकंड कॉन्सेप्ट ऑन द अदर हैंड कैन नॉट्स, क्या रखता है, द इक्वलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेज बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड
and the liabilities imposed by the law. The similar application of the same laws to all the person who are similarly situated. The like should be treated alike without any discrimination. It is a positive concept. अब देख लीजिए, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरफ चलता है, और जो आपका बोल सकते हैं आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की तरफ चलता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, लिखा हुआ है हाउएवर द बोथ ऑफ देम एम्स एट द एस्टैब्लिशिंग द इक्वालिटी ऑफ द लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड द जस्टिस। आगे लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ propounded by the A.V. Dike, the British jurist. His concept has the following three elements or the aspects: absence of the arbitrary power, that is, no man can be punished except for a breach of the law; equality before the law, that is the equal subjection of the all citizens, rich or poor, चाहे वो गरीब है, अमीर है, बड़ा है या छोटा है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, सबके लिए जो क्या होगा, आपका जो लॉ होगा, कानून होगा, समान होगा, ये बोला जाता है। The primacy of the right of the individual, that is constitution, is result of the right on the individual as defined as the enforced by the court of the law, rather than the constitution being the source of the individual rights. The first and the second element are applicable to the Indian system and not the third one. In the Indian system, the constitution is source of the individual rights. The Supreme Court has the rule of the law, and as embodied in the Article 14, आपका Article 14 में जो पहला ही है आपका, उसमें आपको देखने को मिलता है जिसमें बेसिक फीचर्स है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस इट इज़ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट। याद रखिए, अमेंडमेंट के द्वारा भी इसे हटाया नहीं जा सकता, इक्वालिटी बिफोर लॉ को छेड़ाखानी नहीं की जा सकती इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आपको कौन है, आपका जानते हैं कि के वेणुगोपाल आपके कौन है, अटॉर्नी जनरल है, तो ये नाम आप याद रखना। आई थिंक इनकी जो उम्र है वो 90 साल के आसपास है, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। अटॉर्नी जनरल में एक चीज़ और बता दूं कि अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी कर सकता है, ये उसको अधिकार होता है। और एक क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है, लीगल एडवाइज़र होता है फ्रॉम द लॉ, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या जो क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहाँ पर भी अगर बोल सकते हैं कि ये अगर मैं बोलूँगा सिंपल सी बात है कि जो आपकी क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका ये आपका लॉ एडवाइज़र होता है, लीगल लॉ एडवाइज़र होता है आपका। कि जैसा अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आपका बोल सकते हैं लॉ लेके लॉ इंट्रोड्यूस करती है या कोई भी एक्ट इंट्रोड्यूस करती है, वो भारतीय संविधान के अंदर आता है कि नहीं आता, तो ये डिसाइड करना किसका काम है, ये एक काम होता है अटॉर्नी जनरल का। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे लोग याचिका लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सेंटर को डिफाइंड करता है आपका कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइंड करता है आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। एक हिसाब से आपका एक चीज़ बता दूं आपको, जैसे आपका CJI के लिए जो आपकी बोल सकते हैं वरीयताएँ चाहिए होती हैं, वही किसके लिए चाहिए होती हैं, आपकी अटॉर्नी जनरल के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेटेड होता है ऐसे बोल सकते हैं, आपका एक तरीके से होता है जैसे आपका जो लीगल एडवाइज़र होता है। बात समझ में आई, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। तो लिखा होता है रेम्यूनरेशन ऑफ द एज इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, इसका जो रेम्यूनरेशन प्रोसेस है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से। ही रिसीव्स सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट मे बी डिटरमाइंड, और ये रेम्यूनरेशन कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट ऑफ द प्रायर कंसेंट इज राइटिंग ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्शन। नहीं, जरूरत होती है प्रायर कंसेंट में, राइटिंग की जरूरत होती है कि राइटिंग में आपका क्या अटॉर्नी जनरल देगा सुप्रीम कोर्ट को अगर वो इनिशिएटेड होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्शन से। तो आपका सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। तो लिखा हुआ मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है रिसेंटली अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैज़ गिवन इज कंसेंट टू इनिशिएट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द आर्टिस्ट रचिता तनेजा फॉर हर ट्वीट्स एंड द कार्टून्स। तो ये आप जानते हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट मतलब अगर कोर्ट की अवमानना की जाती है तो अटॉर्नी जनरल ने इसके खिलाफ क्या कर दिया था, रचिता तनेजा की जगह आर्टिस्ट है तो उनके कुछ ट्वीट्स हैं और कुछ कार्टून्स बनाए हुए थे तो उनके खिलाफ क्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो लिखो द प्रायर कंसेंट इज राइटिंग ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट द क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्शन इन केस ऑफ द अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट, याद रखना 1971। अटॉर्नी जनरल कंसेंट इज अ फॉर्म ऑफ द चेक ऑन द मच डिबेटेड सुओ मोटो। सुओ मोटो होता है जब कोर्ट की अवमानना होती है और खुद क्या करता है, इनिशिएट लेता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, सुओ मोटो लगा सकता है। जरूर नहीं कि कोर्ट की अवमानना के बाद कोई व्यक्ति ये बताएगा कोर्ट को कि भाई आपकी क्या की गई है, अवमानना की गई है और उसके खिलाफ आप इस व्यक्ति के खिलाफ क्या करिए, बोल सकते हैं केस दायर कीजिए। तो अगर कोर्ट को ये लगता है, सुओ मोटो होता है स्वयं से,
तो लिखा हुआ पावर ऑफ द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 76 में है, एज अ प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, मैंने बताया था हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है और किसको डिफाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स देख लेते हैं। तो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एजी इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए फिक्स नहीं होता, तभी तो कितने साल के, 90 साल के। अब आप जानते हैं रिटायरमेंट की एज ही 65 होती है, और अगर ट्राइब्यूनल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे 70 हो जाती है, तो 90 तो किसी की नहीं होती है। तो यहाँ पे याद रखिए, इस तरीके से याद रखें के वेणुगोपाल आपके 90 साल के, तो मतलब ही नहीं पड़ता कि आपका जो टर्म होगा फिक्स होगा कि 5 साल 10 साल या फिर इतने साल तक, ठीक है ना। जब तक सरकार चाहती है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, तब तक यानी कि अटॉर्नी जनरल बना रहेगा। 1 साल 2 साल या 6 महीने कुछ भी हो सकते हैं, या 10 साल 15 साल 20 साल कुछ भी हो सकते हैं, जब तक किसी की सरकार रहेगी, जब तक किसी को यानी कि पसंद किया जाएगा, सरकार पसंद करेगी, तब तक उसे रखेगी। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड द ग्राउंड ऑफ फॉर इज रिमूवल। हाँ, इनके रिमूवल से रिलेटेड भी आपका क्या नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि कोई यानी प्रोसेस निपटानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट हटा सकता है आसानी से। अच्छा, सी और ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न के रहते हैं, बने रहते हैं अपनी पोस्ट पे। दिस मीन दैट सी और ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे उनके द्वारा हटाया जा सकता है। ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय द सबमिटिंग इज रेजिग्नेशन दे सकते हैं। कन्वेंशनली ही रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर रिजाइन, और ही इज रिप्लेस्ड एज ही अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। हाँ, होता क्या है कि अमूमन क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो होती है आपकी, क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रिजाइन कर ले सारे, अगर सरकार गिर जाए, तो क्या होता है, अटॉर्नी जनरल भी आपका हट जाता है। तो ये आपने याद रखना है। द रेम्युनरेशन ऑफ द एज इज नॉट फिक्स्ड, याद रखना रेम्युनरेशन का फिक्स नहीं होता है। ही रिसीव सच रेम्युनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, जैसा प्रेसिडेंट चाहेंगे उस हिसाब से इनका रेम्युनरेशन होता है। इसलिए मैंने बोला कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस होती है वो भी करने दी जाती है, किनको कि मतलब किसको, अटॉर्नी जनरल को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओपेक प्लस। एक जानते हैं आप, आपका ओपेक होता है और एक होता है आपका ओपेक प्लस, उनको छोड़कर। तो ये भी क्या होते हैं, आपके एड ऑन हो चले जाते हैं आपके ओपेक में। और ओपेक क्या आपका, तो ये मैंने बताया था आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसकी फुल फॉर्म है, 1960 में ये बना था, और इसका हेडक्वार्टर का आपका वियना ऑस्ट्रिया में। पर एक चीज़ आता है, ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। लिखा हुआ ओपेक प्लस रेफर्स टू द अलायंस ऑफ द क्रूड प्रोड्यूसर हु हैव बीन अंडरटेकिंग करेक्शन इन द सप्लाई इन द ऑयल मार्केट सिंस 2017। बिल्कुल सही है, 2017 से जो आपका क्या कर रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग सप्लाई में जुड़े हुए हैं। अब वो दोनों तरीके से आ सकते हैं, ऑयल मार्केटिंग भी आ जाती है, नेचुरल गैस भी आ जाती है। ओपेक प्लस कंट्रीज इंक्लूड द अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। तो ये बिल्कुल सही है आपके, दोनों आपके क्या बन जाएंगे, सही बन जाएंगे। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, लिखा ओपेक हैज एग्रीड नॉट टू इंक्रीज सप्लाई इन द अप्रैल एज दे अवेट अ मोर सब्सटेंशियल रिकवरी इन द डिमांड एमिड टू द कोविड-19 पैंडेमिक। अब ओपेक प्लस क्या है, तो ओपेक प्लस रेफर टू द अलायंस ऑफ द क्रूड प्रोड्यूसर्स हु हैव बीन अंडरटेकिंग द करेक्शन इन द सप्लाई इन द ऑयल मार्केट सिंस 2017। ओपेक प्लस कंट्रीज तो मैंने बता दिया कौन कौन सी कंट्रीज है, पढ़ लेते हैं। ओपेक क्या, आप देख लीजिए, ओपेक के बारे में पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वाज फाउंडेड इन द बगदाद। अगर पूछा जाता है ओपेक कहाँ पे फाउंड हुआ था, तो बगदाद इराक में ये फाउंड हुआ था। साइनिंग ऑफ द एन एग्रीमेंट इन द सितंबर 1960, 1960 में ये क्या होता है आपका बना था। 5 कंट्रीज नेमली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो उसके फाउंडिंग मेंबर है, तो ईरान आ जाता है, इराक आ जाता है, कुवैत आ जाता है, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। तो ये 5 आपकी कैसी हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं इनके, याद रख सकते हैं आप, 5 थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। कहाँ पे हुआ था, बगदाद में। नेक्स्ट लिखा, दे वर टू बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक ऑब्जेक्टिव टू इज टू कोऑर्डिनेट एंड द यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग member countries in order to secure the fair and the stable prices for the petroleum producer। पहले क्या होता था कि पहले काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, एक तरीके से इनका खुला हुआ रहता था। जैसे अगर मान लीजिए ईरान ने कुछ रेट रखा आपका बैरल के हिसाब से होता है, तो पर बैरल के हिसाब से मान लीजिए $10 है, इराक बोलेगा मैं $8 में दे दूँगा, कुवैत बोलेगा मैं $6 में दे दूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता था किसमें, आपका प्राइसिंग कंट्रोल में। तो फिर इन देशों ने देखा यार कि इसमें क्या होता है कि किसी देश को क्या होता है, सभी देशों को घाटा हो रहा है, हो ही रहा है, क्योंकि क्या होता था कंपटीशन के चलते क्या होता था, दूसरा देश क्या कर देता था, लो रेट कर देता था अपने क्रूड ऑयल का। तो उसके बाद ओपेक आपका फॉर्मेट होता है और ये सारी कंट्री जो भी रहती हैं एक साथ जुड़ती हैं और क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं प्राइस को। आगे लिखा हुआ है, एन इफेक्टिव एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड द रेगुलर सप्लाई ऑफ द पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग द नेशन एंड अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। इट इज़ द हेडक्वार्टर इन वियना, याद रखिए वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ओपेक कंट्रीज इज ओपन टू एनी कंट्री, किसी के लिए भी खुला हुआ है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है अगर वो ऑयल प्रोड्यूस करता है। दैट इज सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल विच शेयर द आइडल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री मैंने बता दिया, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके 13 मेंबर है, 14 थे पहले, ठीक है ना। तो इक्वाडोर यहाँ पे एक कंट्री थी,
यहाँ पे एक कंट्री थी साउथ अमेरिका की, तो इक्वाडोर अभी क्या हुआ है इसका, ये इसने विड्रॉ कर दिया है। पहले 14 थे, उससे पहले आपका आई थिंक मुझे लग रहा है कतर ने भी क्या किया था, कतर ने भी आपका विड्रॉ किया था। तो अब पहले 14 थे, इक्वाडोर को जोड़ के अब 13 हो गए मार्च 2020 के साथ। तो अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनी हो गया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे तो सेक्रेटरी जनरल ओपेक के अभी कौन, मोहम्मद बरकिंदो, और इस स्टेबलाइज हुआ था बगदाद इराक में, मैंने बताया था सितंबर 1960 में, और इफेक्टेड हुआ था जनवरी 1961 को। तो ये आप याद कर सकते हैं। और ये आपने याद रखना है, ये आपका ओपेक प्लस के हिसाब से चलते हैं। जो आपका ब्लू कलर में वो आपके ओपेक कंट्रीज़ हैं, जैसे वेनेजुएला हो गया, इक्वाडोर हट गया यहाँ पे, इक्वाडोर अब मेंबर नहीं रहा तो इसे हटा दीजिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं अल्जीरिया हो गया, यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनी हो गया आपका, यहीं पे आपका गैबोन, अंगोला हो गया, यहीं पे आपके कई सारे जो गल्फ नेशंस हैं, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर भी हट गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और बाकी जो आपको पिंकिश कलर में दिख रहे हैं वो सारे, जैसे रशिया हो गया आपका यहाँ पर, तो ये सारे अजरबैजान, कजाकिस्तान, मैक्सिको, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके नॉन ओपेक या ओपेक प्लस में आपके ये फॉल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट, ये आपने याद रखना है, सिविल राइट एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था आपका, अनटचेबिलिटी एक्ट भी आपका 1955 में क्या हुआ था आपका एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सिविल राइट एक्ट आपका 1955 हैज़ ऑफेंसेस बाय द कंपनीज हैड बीन प्रोवाइडेड, तो ये आपने याद रखना है कि ऑफेंसेस बाय द कंपनीज ये किस में आता है, तो ये आपका सेक्शन 14 है, ये आप याद कर सकते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है सेक्शन 14 डील विद द ऑफेंसेस बाय द कंपनी, लिखा हुआ सेक्शन 14 क्लॉज फर्स्ट सेज दैट द केस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द कंपनी एवरी पर्सन who at the time the offence was committed was a charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company shall be deemed to be guilty of the offences and shall be liable to punishment. 14.2 में आता है says that anything contained in the subsection 1 where an offence under this act has been committed with the consent of the any director or the manager, secretary or another officers of the company, such director, manager, secretary or the another officers shall also be deemed to be guilty of that offences and liable to punishment. For this purpose the definition of the company and the director is also given. तो कंपनी किसको बोलते हैं भाई, means anybody corporate and the include a firm or the other association of the individual. डायरेक्टर किसको बोलते हैं, in relation to a firm means a partner in the firm, उसे डायरेक्टर बोलते हैं। अच्छा देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955 कंटेन्स फॉलोइंग सेक्शन, क्या आता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड इन द कॉमेंसमेंट, डेफिनेशन आता है, पनिशमेंट फॉर द इन्फोर्सिंग द रिलीजियस डिसेबिलिटीज, punishment for the enforcing the social disabilities, punishment for the refusing to admit the person to hospitals, person to hospital etc, punishment for the refusing to sell goods or the render services, punishment for the other offences arising out of the untouchability, उससे भी रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। तो आपका 7A अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर टू बी द डीम्ड टू बी प्रैक्टिसाइज ऑफ द अनटचेबिलिटी, cancellation or the suspension of the license in the certain cases, resumption or suspension of the grant made by the government, अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस, जैसे फर्स्ट में आता है 10A पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज अ कलेक्टिव फाइन्स, 11 में आता है इनहेंस द पेनल्टी ऑन द सब और सिक्वेंट कन्विक्शंस, 12th में आता है आपका द प्रिजम्पशन बाय द कोर्ट इन सर्टेन केसेस, लिमिटेशन ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, तो फर्स्ट में आता है। 14A में आता है प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन द गुड फेथ, 15 में आता है ऑफेंसेस टू बी कॉन्गिजिबल एंड द ट्राइबल टेरिएबल समरली, 15A में आता है ड्यूटी of the state government to ensure that the rights occurring from the abolition of the untouchability may be availed by the concerned person, ये आपने याद रखना है। देखियो एक तो आप 7 याद कर लीजिए अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, आपके 15 याद के लिए 15A। 16 में आता है इन एन एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, जैसे 16A में आता है प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफेंसेस एक्ट, अब देख लीजिए 1958, ठीक है ना, ऑफेंडर एक्ट 1958 नॉट टू अप्लाई टू पर्सन अबव द एज ऑफ द 14 ईयर्स, तो ये उनके लिए नहीं लगता, 14 साल से ऊपर है जो। 16B में आता है पावर टू मेक द रूल्स। अब देख लीजिए सिविल राइट एक्ट 1955, ऑफेंसेस एक्ट जो प्रोविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंसेस एक्ट 1958। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं मणिपुर एक स्टेट है, बाकी जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि 2019 में, और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिए गए थे, ठीक है, और चंडीगढ़ आपकी पहले से कहती यूनियन टेरिटरी थी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, मणिपुर, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। तो मणिपुर क्या हो जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। तो लिखा हुआ है देयर आर द करंटली 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज, मणिपुर इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया, यूनियन टेरिटरीज आर द फेडरल टेरिटरीज। याद रखना उसमें कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हैं फॉर ईच यूनियन टेरेटरी। तो यूनियन टेरेटरी जैसे आपका नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली आ जाता है, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप आपका कनेक्टेड हो गए, और चंडीगढ़ आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी। अच्छा, जहाँ पे आपका क्या होगा, लेजिस्लेटिव आपकी असेंबली रहेंगी, वो तो एक तो दिल्ली है ही, एक आपका पौंडीचेरी है, और एक जम्मू कश्मीर में आपका यूनियन बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली देने की कोशिश है। लिखा हुआ है दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर वर गिवन द पार्शियल स्टेटहुड अमंग द 8 यूनियन टेरेटरीज। दीज 3 यूनियन टेरेटरीज हैव देयर ओन लोकली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नमेंट। लद्दाख की अगर बात करें, बिगेन द यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया ऑन 31st of October 2019। लद्दाख इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ द इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल तिब्बत। करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द राधाकृष्ण माथुर ये लद्दाख के। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुआ था आपका कब, 1 नवंबर 1956 को। अडॉप्टेड द ऑफिशियल नेम एज द लक्षद्वीप इन 1973। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल पटेल। पहले आपके दिनेश्वर शर्मा थे, पर उनकी क्या हो गई थी, देहावसान हो गया था, तो फिर उसके बाद प्रफुल्ल पटेल कौन बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने। द यूनियन टेरेटरीज ऑफ द दमन दीव एंड द दादरा नगर हवेली मर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनियन टेरेटरी नोन एज द दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। तो ये 26 जनवरी 2020 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिसेंबल्स द सिमिलरिटी बिटवीन द फेडरेशन मॉडल ऑफ द टू नेशन। तो इट इज एन इन इट्स फॉर्मेशन बाय द वे ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। बिल्कुल सही है। इन इट्स प्रेफरेंस ऑफ द टर्म यूनियन। बिल्कुल सही है, यूनियन का यूज होता है हमारे यहाँ पे। इट इज़ द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। बिल्कुल सही है, केंद्रीकृत आपकी क्या नीति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सारे आंसर आपके सही, ऑल ऑफ द एबव। तो लिखा हुआ है द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द, तो ये तो सही हो गया, यहाँ तक मैंने बता दिया। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 1 में इसका जिक्र है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज द टर्म यूनियन इंस्टेड ऑफ द फेडरेशन। तो भारत में किसका, यूनियन का इस्तेमाल किया गया, बाई फेडरेशन का। और भारत में कैसा आपका फेडरेशन है, तो ये क्वासी फेडरल सिस्टम है। कैसा है, क्वासी फेडरल सिस्टम है भारत में। अर्धसंघीय, अर्धसंघीय इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि भारत में क्या है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है बजाय कि इनके स्टेट्स के, ठीक है ना। रेजिड्यूरी पावर भी किसके अंदर निहित होती है, तो सेंटर के अंतर्गत ही निहित होती है। तो लिखा हुआ है कि अ फेडरल गवर्नमेंट डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूल पॉलिटी है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ द पावर है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का वैसे दोनों ही है। भारत का कैसा है, आपका बोल सकते हैं रिजिड भी है, और आपका कैसा है बोल सकते हैं आपका सॉफ्ट भी है। बाइकैमरलिज्म भी है, बाइकैमरलिज्म भी देखने को मिलता है, और इंडिपेंडेंट आपकी क्या है, जुडिशरी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेज व्हेन द अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ द ओवरहेड विल occur। तो ये होता है जब आपका एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफर फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट एंड द लेवल। जब आपकी क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, जो आपने सोचा होता है बजट को। तो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जब आपका क्या कर देती हैं, डिफर मार जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं बजटेड कॉस्ट और लेवल से। तो लिखा हुआ है कि अंडर और over recovery of the overhead will occur when the actual overhead cost and the actual activity level differ from the budgeted cost and the level. If the actual amount of the overhead turns out to be different from the standard amount of the overhead, then the overhead is said to be the either under absorbed or the over absorbed। अब सिंपल सी बात है, वो ऊपर भी हो सकता है, वो आपका नीचे भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उस हिसाब से देख लेंगे। If overhead is under absorbed, this means that the more actual overhead cost were incurred than expected। आपका क्या हो गया, ज़्यादा आपका क्या हो गया, ओवरहेड कॉस्ट क्या हो गया, ऊपर चले गया। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जो बोल सकते हैं बजटेड कॉस्ट आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए उसे क्या बोल देते हैं, अंडर बोलते हैं। विद द डिफरेंस बीइंग चार्ज टू एक्सपेंस एज इनकर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेगस पेड टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वर्कर्स हु डू रिपेयर वर्क प्रिंसिपली फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट ऑल्सो ऑन द व्हीकल इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज एज। तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करके दूसरी जगह आपका जाता है और वहाँ पे अपनी सर्विसेज देता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका सर्विस कॉस्ट के अंतर्गत। ये दूसरी या तीसरी बार मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सर्विस कॉस्टिंग रेफर टू द कॉस्टिंग प्रोड्यूसिंग यूज्ड फॉर द डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड। द टर्म सर्विस कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक सर्विसेज एंड द फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल आता है मेंटेनेंस हो गया, आपका पर्सनल हो गया, और कैंटीन वगैरह आ गई, तो ये आपका सर्विस में आ जाता है। These may be called the service department center or the function. Therefore, the wages paid to the maintenance department workers who do repair work principally for the production department but also on the vehicle in the distribution department should be charged as the service cost. Distribution cost आती है जो आपकी लगती है, लिखा हुआ है, जो आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट करने में लगती है, लिखा हुआ। और द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट दैट द कंपनी इनकर्स टू मेक द इट्स गुड्स एंड द सर्विसेज अवेलेबल टू द एंड यूजर्स। जब आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब आपका क्या किया जाता है, एंड यूजर तक वो पहुँचाया जाता है।
इट इज़ अ ब्रॉड अकाउंटिंग टर्म्स दैट कवर्स द सेवरल टाइप्स ऑफ द एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस जो आपका शुरुआत में होता है आर द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इनकर्स एज पार्ट ऑफ द डेली ऑपरेशन, कि आपका डेली का खर्चा कितना रहा है, सेपरेट फ्रॉम द सेलिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल ऑफ द जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड द रेंट आ जाता है, यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, पोस्टेज आ जाता है, सप्लाई आ जाती है, कंप्यूटर इक्विपमेंट आ जाते हैं, तो ये जनरल एक्सपेंसेस में होते हैं। द टोटल प्राइस पेड फॉर द रिसोर्सेज यूज टू द मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट ऑफ द क्रीट अ सर्विस सच अ रॉ मटेरियल लेबर एंड द अदर इज कॉल्ड द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन सा जाता है, रॉ मटेरियल आ गया, आपकी लेबर चार्ज लग गई, और बाकी जो आपका शुरुआती दौर में लगता है जनरल एक्सपेंसेस के अलावा, तो उसे प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। ये आपकी क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, आपकी लगातार बदलती रहती है, जनरल कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं बदलती। बात समझ में? प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर आपका क्या हो सकता है, बढ़ सकती है, घट सकती है, रॉ मटेरियल बढ़ सकता है, घट सकता है, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट विच इज़ टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड। अब एक चीज़ बताइए, वो कौन सा आपका अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो बनी रहेगी, तो वह शटडाउन कॉस्ट। बंद होने के बावजूद भी आपकी क्या रहती है, जो चालू रहती है, जैसे आपका किराया है। आपने देखो कोविड-19 के टाइम पे कई सारे आपके क्या थे, आपने देखो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे या कई सारी ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ पे काम चलता था, वो बंद हो गए थे, पर किराया तो पूरा गया। हालांकि चाहे बोला गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि किराया नहीं लिया जाएगा, पर आप जानते हैं किराया दिया गया था, तो इन्हें बोला जाता है शट डाउन कॉस्ट। जब आपको कुछ फायदा नहीं, आप कुछ नहीं कमा रहे होते, फिर भी आपको पैसा देना होता है, शट डाउन कॉस्ट आता है। द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इन टर्म्स ऑफ द शट डाउन कॉस्ट। इन अदर वर्ड द शट डाउन कॉस्ट आर डिफाइंड एज दोज कॉस्ट which would be incurred to in the event of the suspension of the plant operation and the which would be saved if the operation are continued। तो ये आपका सिंपल सी बात है, उसकी मेंटेनेंस के लिए होता है। आगे लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ द सच कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ द शेल्टरिंग द प्लांट एंड द इक्विपमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट्स ऑफ फॉर द स्टोरिंग द एक्सपोज्ड प्रॉपर्टी। एंड इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, तो लिखा हुआ है इज एन इनविजिबल कॉस्ट, जो दिखाई नहीं देती, दैट इज नॉट इनकर डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली हिट नहीं करती, एज सपोज टू बी द एक्सप्लिसिट कॉस्ट विच इज इनकर डायरेक्टली। इम्प्यूटेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट, implied cost और the opportunity cost होती है। A sunk cost क्या होती है, refer to the money that has already been spent and which cannot be recovered। sunk cost होती है जो पैसा आपका डूब गया, वापस नहीं आने का। तो sunk cost are excluded from the future business decision because the cost will remain the same regardless of the outcome for the decision। और याद रखिए sunk cost को क्या किया जाता है, आगे के लिए तैयार किया जाता है कि आगे ये गलती फिर से ना हो। sunk cost को बढ़ाने नहीं दिया जाता। Historical cost होती है calculation of the value used in the accounting process in which the assets value of the balance sheet is reported at its original cost and the purchase by the corporation। Next question, the which of the following is not considered to be the benefit of the activity based costing। तो कौन सा नहीं आता, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो आपका ABC कॉस्टिंग जिसे बोला जाता है, ABC बोला जाता है, तो उसमें कौन कौन से नहीं आते, मैं बता दूं कौन कौन से आते हैं। मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट आती है, बिल्कुल सही है। मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ड्राइव कॉस्ट, ये नहीं आती है। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैलकुलेटिंग कॉस्ट आती है। इंक्लूड्स ऑन द नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो आपका जो क्या होता है, मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, वो इसमें नहीं करती आपकी फॉल। अब देखो लिखा हुआ है जैसे मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ड्राइव्स कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द बेनिफिट ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। द बेनिफिट ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट मेथड आपका करता है of the product and the services costing leading to the more accurate pricing decision। It increases understanding of the overheads and the cost drives and makes costly and the non-value adding activities more visible allowing the managers to reduce or the eliminate them। आगे लिखा ABC enables the effective challenges of the operating cost to find better ways of the allocating and the eliminating the overheads is also enable the improved product and the customer profitability analysis। It supports performance management techniques such as the continuous improvement and the scorecard। The activity based costing is the method of the assigning overhead and indirect costs such as salaries and the utilities to product and the services। The ABC system of the cost accounting is based on the activities which are considered an event, unit of the work or the task with the specific goals। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्रोडक्शन कॉस्ट, बिल्कुल सही है। इंस्टेंट दे आर ट्रीटेड इन फुल एज एंड एक्सपेंसेस इन द फाइनेंशियल पीरियड ऑफ द विच दे रिलेट, बिल्कुल सही है, आपका कनेक्टेड हो जाता है फाइनेंशियल पीरियड से। सेकंड लिखा हुआ है इट इज़ अ पॉसिबल टू ऐड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड टू द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड द सोल्ड, ठीक है। नो कॉस्ट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड ऑफ द फॉर्म ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही, आगे नहीं बढ़ाया जाता, उसी साल उसको निपटा दिया जाता है टू ऑब्टेन अ फुल कॉस्ट ऑफ द सेल, सही है, दोनों आपके सही है। तो आपका आंसर हुआ बोथ फर्स्ट एंड द सेकंड आर ट्रू। तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू product cost, instead they are treated in the full as an expenses in the financial period to which they relate।
इट इज़ अ पॉसिबल टू ऐड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड टू फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये तो मैंने पढ़ लिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देख लेते हैं, तो इज दोज कॉस्ट नॉट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। याद रखना एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन सा आपका इंक्लूड नहीं होता, डेवलपमेंट प्रोडक्शन पीरियड नहीं होता। दिस इज इसेंशियली ऑल द ओवरहेड दैट इज नॉट इंक्लूड इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ द फ्रंट ऑफिस हो जाता है, और सेल्स एंड सैलरीज आ जाती है, वेगस आ जाता है, कमीशन आ जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस देख लें तो आर दोज एक्सपेंसेस दैट आर इनकर टू प्रमोट सेल्स एंड द सर्विसेज टू कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑन द अदर हैंड आर दोज विच आर इनकर्ड फॉर द वॉर हाउसिंग एंड द स्टोरेज, पैकेजिंग फॉर द गुड्स सेंट एंड द मेकिंग द गुड्स अवेलेबल फॉर द डिलीवरी टू द कस्टमर्स। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ जाता है। नॉन प्रोडक्शन में द ओवरहेड्स एंड द नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कॉस्ट आर द बिजनेस एक्सपेंसेस दैट आर आउटसाइड अ कंपनीज manufacturing operation. These are often referred to as the selling, general and the administrative expenses plus the company's interest expense. Next आता है, consider the following statement regarding the central state relation. तो लिखा property of the center and the corporations created by the center are immune from the state or the local taxation. नहीं, अगर म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह है या गवर्नमेंट फर्म्स आती हैं अगर सेंटर से रिलेटेड है तब वो फ्री होती हैं, पर आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है या फिर कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो आपकी क्या होती है, कनेक्टेड तो होती हैं, पर उनको क्या करना होता है कि आपका स्टेट को क्या देना होता है, टैक्सेशन देना होता है। ये पार्लियामेंट ने आपका सेट कर रखा है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर एंड द कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय द सेंटर आर इम्यून फ्रॉम द, नहीं गलत है। फिर लिखा सेंटर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ द स्टेट, कर सकता है, वाइल कमर्शियल ऑपरेशन आर नॉट टैक्सड, नहीं उल्टा है, उल्टा कर दिया। सेंटर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ द स्टेट, इस पे तो लगा सकता है, पर कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लगा सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो बोल रहा है इज नॉट करेक्ट, तो दोनों ही करेक्ट नहीं है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं पढ़ लेता हूँ, लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन द रूल ऑफ द इम्यूनिटी फॉर द फ्रॉम द म्यूचुअल टैक्सेशन। मतलब दोनों को देखना होता है कि सेंटर स्टेट को देखना होता है कि इस तरीके से टैक्सेशन प्रोसेस को बढ़ाया जाए। तो पहला आता है द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑल टैक्सेज इम्पोज बाय द स्टेट और द एनी अदर ऑथोरिटी लाइक द म्यूनसिपैलिटी। अब कौन कौन सी होती है जहाँ पर क्या होती है, सिक्योर हो जाती है, तो जैसे म्यूनसिपैलिटीज हो गई। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव दिस बैन। द कॉर्पोरेशन और द कंपनीज क्रिएटेड बाय द सेंटर आर नॉट इम्यून। याद रखिए, कॉर्पोरेशन और कंपनीज जो बना रखी है सेंटर के थ्रू वो इम्यून नहीं होती फ्रॉम द टैक्सेशन बिकॉज दीज आर द सेपरेट लीगल एंटिटीज। दूसरा आता है प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ द स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन होता है। द सेंट्रल कैन टैक्स कमर्शियल ऑपरेशन के लिए ले सकता है, पर ठीक है ना, इफ पार्लियामेंट सो प्रोवाइड। The property and the income of the local authority within the state is not exempted from the center taxation. आगे लिखो, the center can impose the custom duty on the goods imported or the exported by the state or an excise duty on the goods produced on the manufactured by the state. Distribution of the tax revenue जैसे tax levied by the central but collected and appropriated by the state, तो उसमें कौन कौन सा जैसे proceed are assigned to that state and that does not form the part of the consolidated fund of India. Taxes levied and the collected by the center but appropriated by the state, they are assigned to the concerned state in the accordance with the principle laid down by the parliament. सरचार्ज आता है, गो टू द सेंटर एक्सक्लूसिवली, वो आपका सेंटर के पास जाता है, फिर आपका बढ़ जाता है स्टेट को। फिर लगा टैक्सेस लिवाइड एंड द कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट गो टू द स्टेट एक्सक्लूसिवली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट, आप जानते हैं इसमें कितने होते हैं, लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, तो 15 होते हैं, और राज्यसभा के कितने होते हैं आपके, तो इसके होते हैं आपके 7 मेंबर, टोटल मिला के होते हैं 22। तो क्या लिखा हुआ पहला, और इसकी जो क्या होती है सिस्टर कमेटी होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसकी सिस्टर कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी, और उसमें आपके 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से होते हैं आपके, लोकसभा से होते हैं। ये बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा मेंबर इसी में होते हैं। तो पहले लिखो कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन द 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, गलत है, फिक्स्ड होता है, 15 मेंबर होते हैं, नॉट मोर देन क्या हो गया इसमें, गलत हो गया। स्क्रूटनाइज द अप्रोप्रिएशन द फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट के फाइनेंस अकाउंट का क्या करता है आपका स्क्रूटनाइज करता है, देखता है कि कितना पैसा है कितना पैसा गया। और याद रखिए कि अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बोला जाता है तो इसे प्रिसाइड कौन करता है, तो इसे करता है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन करता है किसका, लोकसभा का, जो कौन है अभी, अधीर रंजन चौधरी, ये आपने याद रखना है। तो ये आपका सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको भी एग्जामाइन करता है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द ओनली राइट आंसर। पढ़ लेते हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन द 22 मेंबर्स कंप्राइजिंग द 15 मेंबर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर। तो बता दिया मैंने, 15 वहाँ से, 7 कहाँ से होते हैं राज्यसभा से। लिखा होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी कैरीज आउट द एग्जामिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिलेटिंग टू द रेलवे डिफेंस सर्विसेज P&T department and other civil ministers of the government of India and reports of the Controller and Auditor General of India. They are on also the report of the Controller and Auditor General on the revenue receipt mainly from the basis of the deliberation in the committee. The Controller and Auditor General is the friend philosopher of the guide. याद रखना ये friend philosopher and the guide of the committee होता है। वॉच डॉग भी बोलते हैं, वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी कैसे बोला जाता है,
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को बोलते थे. He attend at the sitting of the committee and assist it in its deliberation. Type of the parliamentary committee, तो लिखा हुआ India's parliamentary has the multiple type of the committee. They can be differentiated on the basis of their work, their membership and the length of their tenure. तो पहले लिखा however the broadly there are the two types of parliamentary committee. Standing committee आती है, ad hoc committee आती है. Standing मतलब जो आपके permanent होती है, ad hoc होती है जो आपकी non permanent होती है. Standing committees are the permanent, constituted every year or the periodically as work on the continuous basis. स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन से आते हैं? फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेज, हाउस कीपिंग कमेटी एंड द सर्विस कमेटी. एडॉक में कौन कौन से आ जाती हैं? लिखा हुआ है टेम्पररी आती हैं, सीज टू एग्जिस्ट ऑन द कम्प्लीशन. जैसे क्या होता है, काम पूरा हो जाता है, ये कर दी जाती हैं आपकी, खत्म कर दी जाती हैं. दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द इंक्वायरी कमेटी एंड द एडवाइजरी कमेटी. अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है. द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट आप जानते हैं किससे रिलेटेड था? 73rd अमेंडमेंट जो था आपका ये पंचायत से रिलेटेड था, और 74th आपका किससे रिलेटेड था? आपका म्यूनसिपैलिटीज़, और आपका किससे बोल सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड था. तो पहले लिखा हुआ है 1992 विच एम टू प्रोमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, नहीं बता तो दिया 74th में आपका. नेक्स्ट आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल द पंचायत इलेक्शन. बिल्कुल सही है, मैंने बताया था सेंट्रल इलेक्शन कमीशन क्या करता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के आपके क्या होते हैं चुनाव होते हैं, उनको कंडक्ट करवाता है. पर पंचायत के और म्यूनसिपैलिटी के कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है. ये सही है. एस्टैब्लिश ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही. इसमें क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन भी आपका एस्टैब्लिश होता है. तो आंसर बनेगा सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर. मैं पढ़ लेता हूँ. लिखा हुआ है साइलेंट फीचर ऑफ द एक्ट आर द ग्राम सभा, इट इज अ बॉडी. अभी एक चीज़ आती है, पंचायत राज का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? आर्टिकल 40 में मिलता है. लिखा हुआ है ग्राम सभा, इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल. 3 टायर सिस्टम जो था आपका बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसने दिया था. दैट प्रोवाइड फॉर द 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत इन द एवरी स्टेट, दैट इज पंचायत एट द विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. स्टेट इलेक्शन कमीशन टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ द मेंबर एंड द चेयरपर्सन एट एवरी लेवल. रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स होती है. ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द 5-year टर्म्स ऑफ द ऑफिस. आप जानते हैं 5 साल का होता है. और पंचायत के लिए कितना लड़ने के लिए, देखिए पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए. और वोटिंग तो आप जानते हैं 18 साल है. स्टेट इलेक्शन कमीशन द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द preparation of the electoral roll and the conduct all the election to the panchayat shall be vested in the state election commission. आगे लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन आता है. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट सेल आफ्टर द एवरी 5 years constitute फाइनेंस कमिटी टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत. एवरी स्टेट सेल constitute at the district level a district planning committee to consolidate the plans prepared by the panchayat and the municipality district and to prepare a draft development of the districts as a whole. तो मैंने बताया था किसमें ये मैंडेटेड आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. द प्रोविजन डील विद द अर्बन लोकल बॉडीज, आर्टिकल 243 ZD में ये लिखा हुआ है. अच्छा, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. तो लिखा हुआ है दिस एक्ट एज एडेड अ न्यू, जो आपका पार्ट था पार्ट 9 को आपका क्या किया गया था? जोड़ा गया था. लिखा हुआ दिस पार्ट इज एंटाइटल एज द पंचायत एंड द कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजन फ्रॉम द आर्टिकल 243 टू 243O तक आता है. ये आपका पंचायत से रिलेटेड है. इन एडिशन द एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड अ न्यू 11th शेड्यूल. आपका 11वां जो है वो भी आपका पंचायत से रिलेटेड है, 11वां शेड्यूल. और 12वां जो आपका है वो किससे रिलेटेड है? आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है. अच्छा, पंचायत में कितने आपके सब्जेक्ट पे कानून बनाने की पावर? तो शेड्यूल कंटेन द 29 फंक्शन आइटम ऑफ द 29 फंक्शन आइटम ऑफ द पंचायत. और म्यूनसिपैलिटी को कितना है? 17 में. इट डील विद द आर्टिकल 243G में लिखा हुआ है द एक्ट इज हैज़ गिवन अ पर्टिकुलर सेफ ऑफ द आर्टिकल टू आर्टिकल 40. ये मैंने बताया था. to the constitution which says that the state shall take step to organize the village panchayat and endow them with such powers and the authority as may be necessary to enable them to function as a unit of the self government. This article form a part of the directive principle of the state policies. ये आपका आर्टिकल 40 जो आता है DPSP में आता है. अच्छा, अगले को द एक्ट गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. इट हैज़ अबाउट देम अंडर द प्रोव्यू ऑफ द जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन अदर वर्ड द स्टेट गवर्नमेंट आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट द न्यू पंचायती राज सिस्टम इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस. अगले कॉन्सिक्वेंटली नाइदर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पंचायत नॉट द होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन एट द रेगुलर इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द विल of the state government anymore. The provision of the act can be grouped into the two categories, compulsory and the voluntary. The compulsory mandatory or the obligatory provision of the act have to be included in the state laws creating to the new panchayati raj system. The voluntary provision on the other hand may be included in the discretion of the states. Thus the voluntary provisions of the act ensure the right of the state to take local factors like the geographical, political, administrative and the other into the
consideration while adopting the new Panchayati Raj system. The act is a significant landmark in the evolution of the grassroots democratic institution in the country. The transfer representative democracy into participatory democracy. It is the revolutionary concept of the build democracy at the grassroots level in India. अच्छा, पार्ट 9 मैंने बता दिया आपका 243 से 243O तक आपका क्या आता है, पंचायत से रिलेटेड है। इसमें आपने कुछ चीज़ें जैसे याद रखना है कि जैसे आपने ग्राम सभा 243A में है, कंपोजिशन आपने याद रखना है, रिजर्वेशन आपने याद रखना है 243D में है, ठीक है ना। आपने एक चीज़ और याद रखनी, जैसे आपने इलेक्शन से रिलेटेड भी याद रखना है। डिस्क्वालिफिकेशन आप याद कर सकते हैं, इलेक्शन आप याद करें 243 के में ये ज़्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। और यहीं पे आपका फाइनेंशियल कमीशन 243I में आपका क्या था, फाइनेंशियल कमीशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसी में फिर आगे चलते हैं तो 243P से चलते हैं और 243ZG तक, ये आता है आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। और आगे चलेंगे तो 243ZG के बाद H आता है, वहाँ से लेके ZT तक जाता है आपका, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, तो ये 74th में जुड़ा गया था। नेक्स्ट आता है विच स्टेट डज नॉट रिजर्व द सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द पंचायत राज सिस्टम। बहुत आसान है, ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 0% के आसपास, 0.6% के आसपास ही आपकी क्या है, शेड्यूल कास्ट आपके वहाँ पे, ठीक है ना, बहुत कम है। वहाँ पे ST आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लगभग पॉपुलेशन कितनी है, 0 के आसपास है, माइन्यूट से बिल्कुल 0, तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। आपका किस में, पंचायती राज इंस्टीट्यूट में किसका, शेड्यूल कास्ट का, बाकी में है। तो लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश डज नॉट रिजर्व द सीट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। हरियाणा एंड राजस्थान इन द स्टेट विच रिक्वायर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट द पंचायत इलेक्शन। पंचायत राज सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल एट द ग्रास रूट लेवल। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 is related to पंचायत राज सिस्टम। राजस्थान is the first state to implement the पंचायत राज सिस्टम on the 2nd of October 1959 in the नागौर डिस्ट्रिक्ट। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी आपकी रिकमेंड द 3 टायर स्ट्रक्चर, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आती थी। तो जिला परिषद आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, पंचायत सिस्टम समिति आपके ब्लॉक लेवल पे थी और ग्राम पंचायत आपकी विलेज लेवल पे थी। उन्हीं के बेटे आते हैं, 20 साल बाद लेके आते हैं, तो वो आते हैं 1977 में, जनता पार्टी ने अपॉइंट करती है और अपनी रिपोर्ट्स 1978 में देते हैं। इनका 3 टायर सिस्टम रहता है, यदि रिप्लेसमेंट करते हैं किसको, 3 टायर को 2 में। और याद रखना जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है 3 टायर सिस्टम लगा हुआ है जिन स्टेट्स में, और जिनमें कम है वहाँ पे 2 टायर है। तो लिखा मंडल पंचायत एक था और दूसरा था जिला पंचायत। तो मंडल पंचायत आपका 20 लेवल पे, जिला पंचायत आपका टॉप लेवल पे। द चेयरमैन ऑफ द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल इज कॉल्ड द प्रधान, या सरपंच भी बोला जाता है। ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। द चेयरमैन ऑफ द पंचायती समिति, वो होता है ब्लॉक प्रमुख, ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। और तीसरा होता है ये आपका इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, जो आपके प्रधान होते हैं ये चुनते हैं। द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इट इज इलेक्टेड फ्रॉम द अमंग इट्स मेंबर। द इलेक्शन एट द पंचायत लेवल इज डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। पार्ट आपका 9 शेड्यूल 11 में इसका क्या जिक्र है। अगर मैं बताऊं कि पंचायती राज सिस्टम आपका कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो 3 तो आपके राज्य और 1 आपकी यूनियन टेरेटरी है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में आपके क्या नहीं है, पंचायती राज सिस्टम नहीं है। और दिल्ली में आपका पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आपने याद रखना है, NMM और दिल्ली। तो ये यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो को जो PDF है मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा ये कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। फेसबुक पे भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।